जो मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 5 अम्ल, क्षारक तथा लवण के अंतर्गत अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं, आयनिक यौगिकों का क्या अर्थ है, आयनिक यौगिकों का वियोजन किस प्रकार से होता है तथा आर्सेनियस के अनुसार अम्ल तथा क्षारक का क्या सिद्धांत है। अम्ल तथा क्षारकों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और क्षारकता तथा अम्लता तथा अम्ल और क्षारकों की सांद्रता किस प्रकार निश्चित की जाती है आदि मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण का क्या अर्थ होता है। सामान्य भाषा में हम देखते हैं तो कुछ पदार्थ खट्टे होते हैं तो कुछ अन्य कसेले स्वाद वाले और चिकने स्पर्श वाले होते हैं। जो पदार्थ खट्टे होते हैं उन्हें अम्लीय और जो पदार्थ चिकने तथा कसेले स्वाद वाले होते हैं उन्हें ऐसा माना जाता है कि वे क्षारीय घटक वाले होते हैं। लिटमस पेपर की सहायता से हम अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा अम्ल तथा क्षारक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचकों की सहायता भी ली जाती है। जैसा कि हमें बताया गया है कि जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि यौगिक का नाम यदि है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका अणुसूत्र होता है HCl, तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन रहेगा वो होता है उसका क्षारीय मूलक और क्लोराइड जो आयन होता है वह उसका होता है अम्लीय मूलक। तो यहाँ पर जो क्षारीय मूलक है वह हाइड्रोजन आयन है, इसलिए यौगिक का जो प्रकार होता है वह अम्ल माना जाता है। इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि अम्लधर्मी जो मूलक होते हैं वे सभी यौगिक अम्लधर्मी मूलक वाले सभी यौगिक भस्म होते हैं और जिन यौगिकों में हाइड्रोक्सिल आयन दिखाई देते हैं वे क्षारीय होते हैं। जिन यौगिकों में जो लवणीय मूलक होता है वह हाइड्रोजन आयन से भिन्न तथा अम्लीय मूलक भी हाइड्रोक्सिल आयन से भिन्न होता है, तो ऐसे आयनिक यौगिक होते हैं अर्थात लवण होते हैं। अब देखते हैं कि आयनिक यौगिक का क्या अर्थ होता है। आयनिक यौगिकों के अणु के दो घटक होते हैं, केटायन तथा एनायन। केटायन यानी धनात्मक आयन या क्षारीय मूलक और एनायन मतलब ऋणात्मक आयन या कि अम्लीय मूलक। इन आयनों पर विपरीत विद्युत आवेश होने के कारण उनमें आकर्षण बल कार्यरत होता है और इसे ही आयनिक बंध कहते हैं। केटायन का एक धन आवेश और एनायन का एक ऋण आवेश, इनके बीच का आकर्षण बल एकल आयनिक बंध कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यौगिक सोडियम क्लोराइड की निर्मिति, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के आधार पर दिखाई गई है। सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणुओं से सोडियम तथा क्लोराइड आयन का निर्माण होता है और इनसे सोडियम क्लोराइड की निर्मिति होती है। पूर्ण अष्टक होने वाला इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण स्थिर स्थिति दर्शाता है, इसलिए सोडियम और क्लोराइड इन विपरीत आवेशित आयनों में आयनिक बंध का निर्माण होने के कारण स्थिर आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम तथा क्लोरीन इन परमाणुओं में बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूर्ण नहीं है, परंतु सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इन दोनों आयनों में बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। पूर्ण अष्टक होने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण स्थिर स्थिति दर्शाता है और इस प्रकार सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इन विपरीत आवेशित आयनों में आयनिक बंध का निर्माण होने के कारण स्थिर आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि आयनिक यौगिकों का वियोजन किस प्रकार से होता है। जब आयनिक यौगिक पानी में घुल जाता है तब उसका जलीय विलयन बनता है। ठोस आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे से आबद्ध होते हैं। जब कोई आयनिक यौगिक पानी में घुलने लगता है तब पानी के अणु के यौगिकों के आयनों के बीच जाकर उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं, अर्थात जलीय विलयन बनाते हैं और यह जलीय विलयन बनते समय इन यौगिकों का वियोजन होता है, जैसा कि चित्र में
दिखाई दे रहा है कि पानी में घुलने के पूर्व सोडियम जो नमक है, सोडियम क्लोराइड है, वो ठोस अवस्था में है। पानी में घुलने के पश्चात उस सोडियम क्लोराइड का वियोजन हो जाता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, और इस प्रकार नमक का एक जलीय विलयन तैयार होता है। अब देखते हैं कि आर्सेनियस जो वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अम्ल और क्षारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और उन्होंने इस सिद्धांत में अम्ल तथा क्षारक की परिभाषा दी थी। आर्सेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल का अर्थ है ऐसे पदार्थ जिसके पानी में घुलने पर उसके विलयन में हाइड्रोजन आयन एकमात्र कैटायन बनता है, जैसे HCl, H2SO4 और H2CO3। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि HCl को जब पानी में घोला जाता है तो उसका वियोजन होता है और हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन तैयार होते हैं। उसी प्रकार से H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को जब पानी में घोला जाता है तो उसका वियोजन होता है और जलीय विलयन बनने के पश्चात हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन हमें प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से HSO4 और उसके बाद उसका वियोजन होता है हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में। इस प्रकार से आर्सेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जिनके पानी में घुलने पर विलयन में हाइड्रोजन आयन बनते हैं तो वे अम्ल कहलाते हैं। दूसरा जो होता है वह है क्षारक। क्षारक का अर्थ है ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलने पर उसके विलयन में केवल हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, अर्थात एनायन बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में घोला जाता है तो उसका वियोजन होता है और सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में घोला जाता है तो वियोजन के पश्चात कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन तैयार होते हैं। अब देखते हैं कि अम्ल तथा क्षारकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। अम्ल तथा क्षारकों के जलीय विलयन में उनका वियोजन किस अनुपात में होता है, उसके अनुसार उनका वर्गीकरण तीव्र तथा सौम्य इन दो प्रकारों में किया जाता है। अब देखते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड यानी तीव्र अम्ल यानी क्या होता है। तीव्र अम्ल पानी में घुलने पर उसका लगभग संपूर्ण वियोजन होता है और उसके विलयन में हाइड्रोजन आयन तथा संबंधित अम्ल के अम्लीय मूलक प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जैसा कि HCl, HBr, HNO3 और H2SO4। ये सभी तीव्र अम्ल के उदाहरण हैं। इसका अपोजिट जो होता है वह होता है वीक एसिड यानी सौम्य अम्ल। सौम्य अम्ल पानी में घुलने पर उसका पूर्ण वियोजन नहीं होता और उसके जलीय विलयन में थोड़ी मात्रा में ही हाइड्रोजन आयन तथा संबंधित अम्ल के अम्लीय मूलक तथा इन आयनों के साथ वियोजन न हुए हुए अम्ल के अणु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। उदाहरण इसका है H2CO3 और CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस यानी तीव्र भस्म। तीव्र क्षारक पानी में घुलने के बाद उनका संपूर्ण वियोजन होता है और उसके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन तथा संबंधित क्षारीय क्षारक के मूलक यही आयन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब देखते हैं सौम्य क्षारक यानी वीक बेस। सौम्य क्षारक पानी में घुलने के बाद उनका संपूर्ण वियोजन नहीं होता और उनके जलीय विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं। उदाहरण क्या है सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब देखते हैं क्षार। जो क्षारक पानी में बड़ी मात्रा में विलय है उन्हें लवण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर NaOH, KOH और अमोनिया। इनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तीव्र लवण है और अमोनिया सौम्य लवण है। अब देखते हैं क्षारकता और अम्लता किस आधार पर निर्धारित की जाती है। अम्ल के एक अणु के वियोजन से जितने हाइड्रोजन आयन पाए जा सकते हैं वह उस अम्ल की क्षारकता होती है। उसी प्रकार से क्षारकों की अम्लता, क्षारक के एक अणु के वियोजन से जितने हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं वह संख्या उस अम्ल की अम्लता कहलाती है। अब देखते हैं अम्ल तथा क्षारकों की सांद्रता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता
है। खाद्य पदार्थों का स्वाद निर्माण करने वाले घटक पदार्थ कौन सा है, उसका अनुपात कितना है, इस पर निर्भर करता है। उसी प्रकार विलयन के सभी गुणधर्म उसके विलय और विलायक के स्वरूप तथा विलयन में विलय की मात्रा कितनी है, इस पर निर्भर करता है। विलय की राशि का विलायक की राशि से अनुपात का अर्थ है विलय की विलयन में होने वाली सांद्रता। विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होने पर विलयन सांद्र होता है तथा विलय की सांद्रता कम होने पर वह विलयन तनु होता है। विलयन की सांद्रता व्यक्त करते समय भिन्न भिन्न इकाइयों का उपयोग किया जाता है। इनमें से 2 इकाइयों का उपयोग अधिकतर किया जाता है। पहली इकाई है ग्राम प्रति लीटर और दूसरा है मोल। अब इस चार्ट के आधार पर हम समझ सकते हैं कि विभिन्न जलीय विलयनों की सांद्रता दी गई तालिका के आधार पर हम समझ सकते हैं। जैसे कि नमक, जिसका अणु सूत्र होता है NaCl, अणु द्रव्यमान होता है 58.5। इसमें विलय की जो राशि होती है वो ग्राम में 117 ग्राम और जबकि मोल में होती है 2 मोल। विलयन का आयतन 2 लीटर है, तो विलयन की सांद्रता D/F तो 58.5 ग्राम पर लीटर और जो उसकी सांद्रता होगी मोल में वह मोल पर लीटर के आधार पर 1 मोल होगी। इस प्रकार से हम विभिन्न यौगिकों के विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।